वेलकम बैक गाइस। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हमारा बिल्कुल ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज के लॉज पढ़े थे, फिर लेंज लॉ पढ़ा था कि लेंज लॉ क्या करता था, डायरेक्शन देता था इंड्यूस्ड करंट की। तो आज उसी सारे लॉज को कंबाइन करते हुए हम इसका क्या यूजफुलनेस इसमें से निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ मतलब खुद ब खुद, इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस हो जाएगा। क्या क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट चाहिए हमें। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या करते हैं हम? देखो, मान लो मेरे पास एक कॉइल है, मेरे पास एक कॉइल है मान लो, और इस कॉइल में जा रहा है करंट, इस कॉइल में चल रहा है करंट। तो इसमें अगर एक करंट चलता हो और वो करंट हो जो वो वेरिएबल हो, वेरिएबल बोले तो कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। इस कॉइल में जो मैं करंट भेज रहा हूं वो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो करंट के इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या होगा, इस कॉइल में एक और करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस कॉइल में एक नया करंट जिसको हम करंट इंड्यूस्ड बोलते, इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर एक और आ जाएगा। जब एक कॉइल में एक करंट वेरिएबल आप दे रहे हो तो उसी कॉइल में एक और नया करंट अपने आप बन जाता है। इस करंट के कारण इसके अंदर एक नया करंट बन जाता है। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो डिपेंड करेगा इस करंट पे, जो कि लेंज लॉ ने बोला था कि जो नया करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बताएगा ये करंट। ये करंट कैसा चला इस सर्किट में तो वो इंड्यूस करंट होगा। मतलब ये जो इंड्यूस करंट आएगा इसकी डायरेक्शन दी थी लेंज लॉ ने, याद होगा हमारा लास्ट लेक्चर लेंज लॉ। लेंज लॉ ये बोलता था कि जो नया करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जिसके कारण वो पैदा हुआ। ये इंड्यूस करंट किसके कारण आया? इसके कारण आया। अब इसके कारण जो पैदा हुआ तो इससे ऑपोजिट चलेगा। मतलब अगर मान लो ये करंट जो मैं इसके अंदर भेज रहा हूं ये इंक्रीजिंग करंट है, ये जो करंट है जो मैंने करंट यहां से भेजा ये इंक्रीजिंग करंट है, ये धीरे धीरे करंट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा। तो इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा होगा, यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देख करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज करेगी धीरे धीरे। जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी इस कॉइल के आसपास। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। चेंज क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था? बी ए कॉस थीटा, याद होगा। अब या तो बी चेंज करे या ए चेंज करे या थीटा चेंज करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो हमने बी चेंज किया है करंट के चेंज करने से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर ये कॉइल क्लोज हुआ, क्योंकि ये लूप है तो ये क्लोज कॉइल हुआ, तो इसके अंदर एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा ये वाला करंट जिसके कारण ही पैदा हुआ। क्यों इंड्यूस हुआ? इस करंट की सारी मेहरबानी हुई। तो ये करंट कैसा था? ये करंट था चेंजिंग। चेंजिंग कैसा? इंक्रीजिंग। ये करंट इंक्रीजिंग था। अगर ये करंट कांस्टेंट होता तो कोई करंट इंड्यूस ना होता। तो इंक्रीजिंग करंट के कारण इस कॉइल में एक नया इंड्यूस करंट आया। तो ये जो इंड्यूस करंट है इसको कम करने की कोशिश करेगा। ये इंड्यूस करंट इस करंट को कम करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा? इस करंट से ऑपोजिट भागेगा, आई इंड्यूस। समझ में आई? आई इंड्यूस की डायरेक्शन कैसे बदल, इसके इंक्रीज होने से इंड्यूस हुआ तो इसी के ऑपोजिट जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये वाला करंट है जो आई यहां जा रहा है ये डिक्रीजिंग हो, ये करंट कैसा हो? डिक्रीजिंग हो। समय के साथ धीरे धीरे टाइम के अनुसार ये डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जा रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज करने के या चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि ये क्लोज लूप है तो इसमें एक करंट भी इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन देता है लेंज लॉ। अब लेंज लॉ बोलता है जिसके कारण ये करंट इंड्यूस हुआ उससे ऑपोजिट चलो। करंट क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि जो आई था वो बेटा डिक्रीजिंग था। अब इंड्यूस करंट जाएगा कि जो हो रहा है उससे उल्टा, तो डिक्रीजिंग था तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, तो एक और करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा जो कि इसी की डायरेक्शन में भागेगा। इंक्रीजिंग करंट को सेल्फ इंडक्टेंस
कम करती है, डिक्रीजिंग करंट को सेल्फ इंडक्टेंस सपोर्ट करती है। अगर डिक्रीजिंग करंट जा रहा है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा, करंट ऐसा पैदा हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग करंट जा रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि इंक्रीजिंग करंट को रोकेगा, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है सेल्फ इंडक्टेंस में। इसका मतलब कॉइल में करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि एक और नया इंड्यूस करंट आया है। ये जो फिनोमिना है सारे का सारा, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, अपने आप इंड्यूस हो गया कुछ, हमने थोड़ी किया कुछ भी, हमने तो सिर्फ करंट को कम ज्यादा किया, कम ज्यादा तेज 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 करंट 2 फिर 2 से 3 4 4 4 5 इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज, तो अपने आप इसके अंदर एक नया करंट इंड्यूस होने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस को सेल्फ इंडक्टेंस। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस या एक एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक कॉइल लेता हूं जिसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे। मैंने एक कॉइल लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स इन अ कॉइल कितने माने मैंने, n माने, सही है जी। मैंने बोला एक टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है, phi b है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है, phi b है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स की बहुत सारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, तो मैं टोटल की बोल लेता हूं, सबकी मैग्नेटिक फ्लक्स हुई phi t। एक की अगर phi b है, टोटल टर्न्स कितने हैं n, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हुई n इंटू phi b, n इंटू phi b। अब तुम्हें याद होगा अगर इसमें एक करंट जा रहा था I, तो उसके कारण एक, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में I इंड्यूस हो जाता है, याद होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट I इंड्यूस होगा, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है, डाइंग करंट को सपोर्ट करता है इंड्यूस करंट, तो ऑपोजिट में आएगा। तो ये इंड्यूस करंट क्यों आया था, क्योंकि I इंक्रीज हो रहा था, I इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इसके कारण EMF आया, EMF के कारण करंट आया। बिल्कुल बेसिक सी बात है, यही हम पिछले 5 लेक्चर से समझ रहे हैं, सही है जी, ओके। अब मुझे बताओ ये जो phi b है, ये जो phi b है ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, BA cos थीटा, तो ये B पे भी डिपेंड करता है, A पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब B पे डिपेंड करने का मतलब हुआ ये I पे डिपेंड करेगा, अगर I बढ़ेगा तभी तो B बढ़ेगा, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ phi b है वो करंट पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, यानी कि इस वाले करंट पे लो, अगर करंट बढ़ा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ phi b करंट पे डिपेंड करता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर phi b को मैं इक्वल टू ले आऊं और एक कांस्टेंट लेकर आता हूं जिसको बोलता हूं L। इस L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इस L को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनी, सब समझाएंगे, अभी के लिए सुनो। इसको क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी जो यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, उसको हम बोलते हैं हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में मेजर किया जाता है या वेबर पर एम्पियर में भी मेजर किया जाता है, एक ही बात है, या तो हेनरी बोलोगे या वेबर पर एम्पियर बोलोगे, समझे। phi b देखो एक कॉइल था तो बहुत सारे कॉइल हो जाएंगे तो phi t आ जाएगा, तो मैं phi b की जगह phi t भी लिख सकता हूँ सारे कॉइल्स की, तो ये हुई L इंटू I। phi t की वैल्यू थी कितनी, n इंटू phi b इज इक्वल टू L इंटू I, तो L की वैल्यू कितनी आई, n phi b बाय I, n phi b बाय I, सही है जी। ये आई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू या फॉर्मूला। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, आगे चले, पक्का, ठीक है जी। अब आपको याद होगा कि जो चेंज होने से आपके एक सर्किट में क्या बोलते हैं EMF कितना इंड्यूस होता था, EMF इंड्यूस के लिए फैराडे ने सेकंड लॉ दिया था, वो बोलता था जो EMF इंड्यूस होगा वो होता है माइनस ऑफ d phi b बाय चेंज इन टाइम यानी dt। एक कॉइल का phi b है, तो हमारे पास तो बहुत कॉइल है, तो मैं इसको d phi t बाय dt लिख दूं, तो phi t की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है, phi t की वैल्यू मैंने निकाल ली थी ये थी ना phi t की वैल्यू, तो मैं phi t की वैल्यू यहाँ रखता हूँ,
फाई टी की वैल्यू ये रही ना एल आई, तो मैं यहाँ रखूँगा तो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी एल आई अपॉन डी टी, माइनस ऑफ डी एल आई अपॉन डी टी। एल कॉन्स्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर वैल्यू आई थी तो कॉन्स्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो बचेगा माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी। ये क्या आया, ई एम एफ आया, ये क्या आया, ई एम एफ आया। और इसका मोड ले लो, माइनस हटा लो, माइनस कुछ नहीं, इसका मोड ले लो, माइनस हट जाएगा ना, माइनस को कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगाओ ना लगाओ, सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है। मैं इसका मोड हट लेके माइनस हटा रहा हूँ, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हो। एल की वैल्यू आएगी ई बाय डी आई बाय डी टी, ई बाय डी आई बाय डी टी। यहीं से एल की डेफिनेशन आई, यहीं से एल की डेफिनेशन आई। तो यहाँ से जो एल की डेफिनेशन आई वो डेफिनेशन ये है, इसको रब कर दूँ पहले, वो ये बोलती है एल की डेफिनेशन कि अगर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 हो, अगर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 के इक्वल हो, चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 हो, कितना हो, इफ चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम is 1 ampere per second, then coefficient of self inductance is the EMF induced in the loop, in the coil। मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस के बराबर ही होता है अगर उस सर्किट में, उस लूप में चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 एम्पियर पर, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो एल और ई इक्वली होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस के इक्वली होता है। ये डेफिनेशन है इसकी, कोई पूछ ले इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इस फॉर्मूला से डेफिनेशन बनी है कि एल क्या होता है, ईएमएफ ही होता है अगर चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम 1 एम्पियर पर सेकेंड, और 2 हो तो अलग हो जाएगा। याद रखना इस बात को, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से एल की वैल्यू आई। ये दो फॉर्मूले आप एल के याद रखोगे, पहले हमने निकाला था, क्या निकाला था एल का फॉर्मूला, ई बाय डी आई बाय डी टी। इसका मोड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला पहले लिखा था तो उसको नोट करें, समझ में आएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए निकालें। सोलेनॉइड मतलब इसमें बहुत सारे कॉइल्स हों, उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला बनाएंगे। डेरिवेशन आ सकती है, न्यूमेरिकल आता है, तो अगले लेक्चर में करेंगे वो। हेलो अगेन गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का एक और टॉपिक जिसमें हम समझेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला, क्या वैल्यू, क्या डेरिवेशन आएगी, जिसके बेस पर आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है। तो वो क्या कहता है, सेल्फ सोलेनॉइड होता है ऐसा, बहुत सारे कॉइल्स होते हैं लपेट रखे, तुम्हें याद होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये जो सोलेनॉइड है इसकी लेंथ है L। मैं मान लेता हूँ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड लेट कर ली L। टोटल टर्न्स कितने हैं सोलेनॉइड में, टोटल टर्न्स हैं N। रेडियस ऑफ ईच सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, एक कॉइल का रेडियस है R। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो टर्न्स हैं वो हैं स्मॉल n। टोटल है कैपिटल N, यूनिट लेंथ में टर्न्स हैं स्मॉल n, रेडियस है R, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है L। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मुझे याद करो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा करता था, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता था सोलेनॉइड, तो तुम्हें याद होगा तो बना सकता था म्यू नॉट एन आई। आई इसमें करंट जा रहा है, कितना बना सकता, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई जो इतना उसमें करंट जा रहा था। इतनी बात तो याद होगी या भूल गए, सही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता था बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तुम्हें याद होगा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से अंदर से जाती थी, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती थी, याद होगा। तो ये रहा एक टर्न ना, देखो जैसे इसके ऊपर टर्न है, ऐसे टर्न्स कर रखे हैं, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो एक टर्न उठाओ, एक टर्न का एरिया उधर और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। तो मैं फाई बी को क्या लिख सकता हूँ, b इंटू ए लिख दूँ, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो b की वैल्यू कितनी रही, म्यू नॉट एन आई।
बी कितना है म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए कितना हुआ, एक कॉइल का एरिया था रेडियस था आर, तो एक कॉइल का एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो एक कॉइल का फ्लक्स आया, मेरे पास तो n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो होगा n इंटू 5b। ये तो एक कॉइल का हुआ ना, ये तो एक कॉइल का हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, मेरे पास तो टोटल है n, तो टोटल फ्लक्स कितना हो, ये क्या है टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ n इंटू 5b। तो मैं टोटल फ्लक्स निकाल लूँ तो n इंटू 5b करूँगा तो कितना हो जाएगा, n रहा इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर का स्क्वायर, इंटू पाई आर का स्क्वायर। सही है जी। ओके, अब हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल n है वो तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा n इंटू एल। तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ n में पुट करो, मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो कितना है 5t इज इक्वल टू n को लिखो n एल म्यू नॉट n आई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि जो 5t होता था वो l इंटू आई होता था, किया नहीं था। 5t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट से प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाकर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आ गया था, तो मैं 5t की जगह l इंटू आई रख दूं, तो एल आई इंटू एल इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। इस आई से ये आई को काट दो, तो l की वैल्यू कितनी आई, l की वैल्यू कितनी, n और n का स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर, l म्यू नॉट भी है एक, और क्या बचा पाई और r का स्क्वायर, और भी किसी का स्क्वायर बचता है, n का स्क्वायर हो गया और r का स्क्वायर। ये आया लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कितनी आई वैल्यू, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई l r स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, पाई ए कांस्टेंट, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ईच कॉइल, जो कि सेम ही होंगे, कॉइल में रेडियस सेम चेंज नहीं होता। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, किताबों में l की वैल्यू दे रखी है म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू v, वेयर v इज सेट टू बी वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड कैसे बनाए देखो, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम ही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एल, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर जैसे ही तो होता ना, तो उसका वॉल्यूम। तो चाहो तो ये रख दो, पर चाहो तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखो ताकि समझ में आ जाए। ये लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए डेरिवेशन आ सकती है, तुम्हें पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है, सारी वैल्यूज गिवन होंगी, एक निकालने को बोलोगे तो रखकर सिंपल सी वैल्यू को सॉल्व कर देना, ठीक है जी, पक्का। तो चलते हैं, आप भी पढ़िए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, खेलिए, टीवी देखिए, फ़ोन देखिए, स्नैपचैट व्हाट्सएप सब चलाएं, बट पढ़ते जरूर रहें। तब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।